Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is learn. Learn maximum tax savings on salary income. कैसे 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 मैक्सिमाइज करेंगे हम टैक्स सेविंग को सैलरी इनकम के ऊपर। अब सैलरी की इनकम किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? बिजनेस ओनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कंपनी से आपको मिल रही है ना डायरेक्टर सैलरी। सो व्हेन यू आर गेटिंग डायरेक्टर सैलरी, तो वो ऐसी कौन सी डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, क्लेम है, टैक्स प्लानिंग के जो टूल हैं आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने वाले हो। सिमिलरली आप एम्प्लॉई हैं और आपको सैलरी मिलती है, तो किस तरह से मिनिमाइज करनी है टैक्स लायबिलिटी और मैक्सिमाइज करने हैं टैक्स के बेनिफिट, पूरा का पूरा आज के सेशन में मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। नाउ द टॉपिक इज मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स ऑन सैलरी इनकम। जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो पूरा एंजॉय करेंगे, और जो लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हो ना 5 AM सेशन में, आप साइड बाय साइड चैट बॉक्स के अंदर जहां कोई आपकी ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रिमार्क्स आए तो आप पूछते रहना, ठीक है। सबसे पहले ना हमें ये समझ लेना है, क्या समझ लेना है? ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, यानी कि टैक्स रिजीम आ गई है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब टैक्स रिजीम है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, तो कौन सी रिजीम को हमने एक्सेप्ट करना है? ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म फाइल करते हैं, जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, उसमें कोई भी एग्जम्पशन, कोई भी डिडक्शन अगर आप नहीं लेते हो, कोई डिडक्शन नहीं लेते हो, तो आपके लिए नए टैक्स के रेट लगते हैं। अगर आप कहते हो मुझे डिडक्शंस लेनी है, यानी कि 80C वाली जो डिडक्शंस हैं, 80C यानी कि पीपीएफ, इंश्योरेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन में जो आप स्कूल फीस पे करते हो, वो सारी की सारी डिडक्शन जब आप क्लेम करते हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो टैक्स का रेट क्या है? अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 तक 5% है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम के ऊपर 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% लगता है। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या बोला उन्होंने कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, फिर आगे 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 इस तरह से स्लैब बना दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से फाइल करनी चाहिए रिटर्न, के न्यू टैक्स के हिसाब से करनी चाहिए? आंसर बड़ा ही सिंपल है, मैं बोलता हूँ दोनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। भाई दोनों के हिसाब से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो, जिसके अंदर कम है उस टैक्स रिजीम के अंदर आप अपनी रिटर्न को फाइल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रोस सैलरी 7,50,000 की है, आप 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम करते हो, नेट इनकम कितनी हो गई? 6 लाख। तो ओल्ड रिजीम में टैक्स लगेगा 33,800, और न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है? 39,000। तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो गई ना, बेनिफिशियल हो गई, क्योंकि यहाँ पर 5,200 रुपए टैक्स पड़ रहा है। तो जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि जगमोहन ओल्ड टैक्स रिजीम के न्यू टैक्स रिजीम, मैं बोलता हूँ दोनों के अंदर टैक्स कैलकुलेट करो, जिसमें कम है उसके हिसाब से आपकी रिटर्न फाइल होगी। नीचे देखो, 30 लाख रुपीज की जब आपकी ग्रोस सैलरी है, ओल्ड में आ रहा है टैक्स 694 का, न्यू में आ रहा है 6,63,000 का, तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो गई। तो 31,200 का बेनिफिट आपका हो रहा है। तो आप क्या करोगे? न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करोगे। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। आप कह रहे हो कि जगमोहन थोड़ा थोड़ा समझ आया है, एक बार सिंपल बता दो। सिंपल सिंपल ये है, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है? 5 लाख से 10 लाख के ऊपर सीधा 20% टैक्स है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या है? 5 से 7.5 लाख तक की इनकम आती है तो मात्र 10% लगेगी। 7.5 से 10 लाख की आती है तो 15%, और 10 लाख से लेके 12.5 लाख आती है तो 20%, 12.5 से 15 25, और 15 से ऊपर 30%। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। तो फिर और सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। jsa.net.in की साइट पे आप चले जाओ, सिंपल है, जगमोहन सिंह एसोसिएट वाली jsa.net.in के ऊपर ये फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। कैलकुलेटर दे रहा हूं मैं आपको, नॉलेज बैंक पे कैलकुलेटर है ना, तो आपने जैसे ही टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो ये आपके सामने
टैक्स कैलकुलेटर खुल गया, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब सैलरी इनकम कितनी है? 30 लाख। 1 2 3 4 5 ये 30 लाख डाल दी। 30 लाख मैंने डाली और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हूं, तो नीचे जाकर मैंने कैलकुलेट किया तो कितना टैक्स आ गया? 6,63,000 आ गया। कितना सिंपल है। और ये देखो यहां पर जो हमने बताया था नीचे 30 लाख पे कितना आ रहा है? 6,63,000। कैसे निकाला हमने? JSA.net.in के कैलकुलेटर पे गए, यहाँ डालोगे, ऑलरेडी दे रखा है पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी है 6,63,000। अच्छा क्या सिलेक्ट किया था? न्यू रिजीम। अब चलते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर जहां पर आपको डिडक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1,50,000। 1,50,000 डाल दिया और यहाँ पे मैंने प्रेस किया कैलकुलेट। टैक्स कितना आ गया? 6,94,200। चेक करें ये देखो 6,94,200। अब क्लियर हो गया। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई आपने सिंपल JSA.net.in की साइट पे जाके मैंने एक टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है। कहाँ है टैक्स कैलकुलेटर? नॉलेज बैंक के अंदर ये पड़ा हुआ टैक्स कैलकुलेटर। और आप बड़े आराम से ना, बड़ा सिंपल है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर अमाउंट डालो, कैलकुलेट पे क्लिक करो, पूरी कैलकुलेशन आ गई। सब दे रखा है कौन सी ATC की डिडक्शन है, TT की डिडक्शन है, TTA की डिडक्शन है, कोई अदर डिडक्शन है, कोई TDS कटा है, कोई एडवांस टैक्स कटा है, कोई अदर इनकम है, कोई बैंक व्हाटएवर। लाइक ये तो कैलकुलेटर मैंने आपको दे दिया ना। तो वहां पर न्यू और ओल्ड कैलकुलेट करते सारी आपको टैक्स का पता लग जाता है। तो अब ये मैंने आपकी एक बहुत बड़ी समस्या वो वाली हल कर दी कि जब आप सैलरी की रिटर्न फाइल करते समय हमेशा पूछा करते हो कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम करूं कि न्यू करूं। मैंने बोला ये रहा कैलकुलेटर, फिगर डालो, इसके अंदर क्लिक करो, जिसमें कम टैक्स आएगा वो जमा करानी है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। कुछ मेरे दोस्तों ने गलती कर दी, उनका एक टैक्स रिजीम के अंदर कम टैक्स आ रहा था, लेकिन इस बारे में जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी और टैक्स 30-40 हजार रुपए फालतू जमा कराना पड़ गया ना, फालतू जमा। राइट, तो अब ये गलती हो ही नहीं सकती। तो मैंने आपकी ना मैक्सिमम टैक्स की बेनिफिट आज के सेशन में करवा देना है। आज के सेशन में ऑटोमेशन और आज के सेशन में पूरा का पूरा बेनिफिट आपको करवा देना है। आगे बढ़ो। देखो ऐसा है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12%, मैं PF की बात करता हूँ, प्रोविडेंट फंड के अंदर 12% इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है बेसिक सैलरी के ऊपर। अब आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, कंपनी में डायरेक्टर हो, तो आप पता क्या किया करो, आप इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरी बेसिक सैलरी के ऊपर डिपॉजिट करवाया करो PF के अंदर। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो है 12%, 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी के ऊपर, यानी कि 1,800 रुपए मिनिमम जमा करवाना होता है जब आपकी कंपनी के अंदर ESI PF लगा हुआ है। प्रोविडेंट फंड में आप रजिस्टर्ड हो, डायरेक्टर हो, उस पर सैलरी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको ये टैक्स प्लानिंग की बात बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी को तो एज ए सैलरी खर्चा मिल गया, यानी कि आपकी कंपनी में 25% टैक्स बच गया आपका। कैसे? क्योंकि एज ए एक्सपेंस क्लेम हो गया। अब ये जो 12% कंट्रीब्यूट किया है आपने, वो इम्प्लॉई के हैंड में ना टैक्सेबल नहीं है, वो इम्प्लॉई के हैंड में टैक्सेबल नहीं है। देखो 2021 तक तो कितना भी कंट्रीब्यूट करो, यानी कि जब से PF का एक्ट आया था, कितना भी कंट्रीब्यूट करो तो वो इम्प्लॉई के हैंड में टैक्स फ्री था। और क्या क्या टैक्स फ्री था? जो पैसे मिलेंगे बाद में वापसी जब आप विड्रा करोगे PF में से पैसे। दूसरा, उसके ऊपर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% है आज की डेट में। पिछले साल 8.5 था, उससे पहले ऐसे करते करते 8.5 9 भी हुआ करता था किसी जमाने में। आज की डेट में 8.1% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप बैंक में FD कराते हो तो क्या मिलता है आपको? बैंक में FD कराओ तो 5%, 5.25%। यहाँ पे PF के अंदर 8.1%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया।
तो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए डायरेक्टर सैलरी के ऊपर, जो बेसिक सैलरी आ रही है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो सेविंग होगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा है। दूसरा, जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी में डिडक्शन मिल गई। तीसरा, 2.5 लाख रुपए तक का जो कंट्रीब्यूशन, कितना, 2,50,000 तक का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो टैक्स फ्री है। और सुन लो, यानी कि जो 8.1% इंटरेस्ट भी मिला है ना आपको पीएफ के ऊपर, वो टैक्स फ्री है, वो टैक्स फ्री है। पुराने जमाने में तो सारा का सारा ही एग्जाम हुआ करता था। मेरे तो कई जानकार डायरेक्टर क्लाइंट है जिनकी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर मंथ की सैलरी वो अपने बुक्स में होती थी, और उसके अंदर जो बेसिक सैलरी है उसका 12% करते थे। वो कहते ले भाई मजा आ गया, एफडी में कराते हैं तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, उसके ऊपर बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। अब चलो ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्सेबल हो गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी बेनिफिशियल तो है। अब ये बात कितने लोगों को मालूम है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी कि जो सैलरी आप ले रहे हो ना उसके ऊपर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के द्वारा ये आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग का पॉइंट हो गया। अब एज ए कैश फ्लो कोच मैं आपको बताता रहता हूं ना कि आपको जो टोटल वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी, उसके अंदर 25% ऑफ योर वेल्थ शुड बी सेफ। सेफ, और ये सेफ्टी वाला फंड हो गया ना, पीएफ में कंट्रीब्यूशन वाला सेफ। 50% आपका रियल होना चाहिए। रियल मतलब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी डील आपको मिलती रहती है जहां से आप ना कमाल कमाल का कैश फ्लो जनरेट कर सकती हो, क्योंकि रियल एक तो रियल होता है, और रियल अगर कोलेटरल की तरह भी इस्तेमाल करना पड़े तो इमरजेंसी के अंदर फंड फिर जनरेट कर देता है, कर दो कोलेटरल फ्री, हो जाओ डेट फ्री। रियल के अंदर आपको बहुत सारी डील मिलती है, प्रॉपर्टी के रेट भी शूट अप करते हैं अलग अलग ओके जगह के ऊपर। तो 50% यहाँ पर हो गया, और बाकी 25% आप रिस्की में भी तो लगाते हो, आप इक्विटी फंड में, डेप्ट फंड में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यूएस स्टॉक के अंदर वहां पर लगाते हो। तो 25% जो सेफ वाला हिस्सा है ना वो पीएफ है। तो होगी ना प्लानिंग आपकी, वेल्थ की प्लानिंग। लॉन्ग रन के अंदर आपको ये मालूम है कि जहां कंपनी से मुझे डायरेक्टर सैलरी मिलती है, नेट टेक होम इतना कट कटा के मेरे घर पे आ जाता है, और इतना पैसा ऑटोमेटिकली मेरा सेव होता चला जा रहा है, यानी कि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट का पार्ट है। और ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि आपकी कंपनी के अकाउंटेंट ने आपको जो भी सैलरी देनी है, जितनी जानी वो आपके सेविंग अकाउंट में आ गई, और बाकी जितना पीएफ जमा होना है पीएफ में जमा हो गया, लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, प्लानिंग होगी, ऑटोमेशन होगी इस एरिया के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में 5 साल, 10, 20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपका यही पैसा बहुत सारा एक्यूमुलेट हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है और 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी तो आ रहा है। मिस कर रहे थे ना इस पॉइंट को। इस पॉइंट को लेके ना जरा अच्छे से डिस्कस कर लो, देख लो, आपकी वेल्थ क्रिएशन और टैक्स प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, आपने कहा जगमोहन बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो। छोटी छोटी ना कैंडीज अवेलेबल हैं इनकम टैक्स के अंदर, अभी भी 2400 रुपए बच्चों की एजुकेशन का माइनस हो जाता है, तो कर दिया करो माइनस। चिल्ड्रन हॉस्टल का 2400 माइनस हो जाता है, कर दो माइनस। और लीव ट्रेवल अलाउंस जो है ना, लीव ट्रेवल कंसेशन, भाई 4 सालों में से 2 साल के अंदर आप लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल अलाउंस जो कंपनी से आपको मिलता है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यानी कि आप घूमने जाते हो, आप जहां भी घूमने जाते हो वहां का जो एयर फेयर है ना वो मिल जाता है, ट्रेन का फेयर है वो मिल जाता है। यानी कि घूमते तो मुझे पता ही है आप रहते ही हो, साल में 2 चक्कर मारते हो चलो एक तो करते ही हो। तो जब आप कंपनी में डायरेक्टर हो, एम्प्लॉई हो, या अदरवाइज आप एम्प्लॉई हो, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ये वाला बेनिफिट कैसे चूक जाते हो कि वो जो एयर फेयर के बराबर की डिडक्शन 4 सालों के ब्लॉक में 2 बार मिलता है। लिया क्या, चेक करो अपनी पिछले 4 साल की रिटर्न्स को। अपने जब आप पिछले 4 साल की रिटर्न को चेक करोगे और आपको पता लगेगा कि ये वाला जो अमाउंट है ना आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो, तो सेविंग इज गेटिंग, इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स। मैं कहता हूँ कैंडी सही, जितना भी आएगा कम से कम साइड पर होगा, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मालूम ही है। और इसमें कौन सा अपना कोई दिमाग लगाना है, वो तो जस्ट बताना ही है ना अपनी सैलरी ब्रेकअप के अंदर कि भाई इसके अंदर ना ये ब्रेकअप भी डाल दो, बस बता दिया, 1 सेकंड का काम है। और उधर उन्होंने डाल दिया, डालने के बाद जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन कैलकुलेटर ने करनी है,
वहां पर जो भी कैंडी वैंडी अवेलेबल है वो भी कभी कभी टॉफी बड़ा स्वाद दे देती है, ले लेना चाहिए इसको। अब ये देखो, रेंट ए कार, रेंट ए कार में टैक्स प्लानिंग कैसे होती है? कंपनी जो है ना, कंपनी कंपनी जो है वो इम्प्लॉई को सैलरी दे रही है। अब इम्प्लॉई के घर में अपनी पर्सनल कार भी है, अपनी कार है इम्प्लॉई के पास। अब अगर बिजनेस ओनर हो तो आप हमेशा बिजनेस के नाम पर ही कार लेनी चाहिए, वही लेते हो, अच्छी बात है। अगर एक आधी कार आपके फैमिली मेंबर के नाम पर हो जाए, फ्रेंड के नाम पे है, वाइफ के नाम पे है, मदर के नाम पे है, और जो एक्चुअली कंपनी में जॉब करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है कंपनी कंपनी आप मुझे ना सैलरी जितनी देनी सैलरी दे दो, और 15,000 रुपये पर मंथ मेरी मदर के नाम पे रेंट कार का चेक काट दिया करो। 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, वट एवर, रेंट कार का। कि बेसिकली कंपनी ने ना रेंट पे ली हुई है कार, अब उनको पेमेंट जाएगी, किसको? फ्रेंड को, वाइफ को, मदर को, उनके अकाउंट में जाएंगे, ताकि आपके रूटीन खर्चे वहीं से निकल जाए। अब आपके हाथ में वो सैलरी का पार्ट ही नहीं है, वो सैलरी का पार्ट ही नहीं है। यानी कि कंपनी ने रेंट पे ली हुई है कार अपने ऑफिस के काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए लेते हैं ना, कैब सर्विस नहीं लेते, कैब सर्विस लेते। इस तरह से फ्रेंड, वाइफ या मदर ने एक कैब सर्विस दे रखी कंपनी को, वो इनके अकाउंट में आ जाती है। अब उसके फायदा क्या होगा? अब वो आपकी सैलरी का पार्ट बना ही नहीं। अगर वो सैलरी का पार्ट ही नहीं बना तो सीधा सीधा 30% टैक्स बच गया आपका, 30% टैक्स बच गया। आप हाईएस्ट इनकम स्लैब के अंदर हो, और जिसको रेंट मिल रहा है, जिसके नाम पर कार है, तो वो क्या करेगा? अगर कार ईएमआई पे ली हुई, उसकी ईएमआई निकल जाएगी। अच्छा, तो जो रेंट मिल रहा है उसके अगेंस्ट में वो रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे तो रहते ही हैं, रनिंग मेंटेनेंस बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और उसको मैनेज करने के लिए ड्राइवर की सैलरी वगैरह माइनस करेंगे। वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनकी बिजनेस इनकम शो होगी कि भाई कार है, कार को हमने लगा रखा है, जैसे ओला उबर को दे रखा है, या यहाँ हमने कॉल सेंटर बीपी में लगा रखी है, बीपीओ में लगा रखी है, उसी तरह से कंपनी में लगा रखी है। अब उनके हाथ में टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। है ना मजेदार पॉइंट? इस तरह से पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जरा डीप डाइव होके सोचना इसके ऊपर कि टैक्स प्लानिंग का ये एक टूल है जिसको कि ऑफिशियली, लीगली, एथिकली यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जेन्युइन सी बात है, जिसके नाम पे कार है उसने कंपनी को कार किराए पर दे दी, क्या दिक्कत है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपए की सभी को मिलती ही मिलती है, अगर आप सैलरी इनकम ले रहे हो, और वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो जाती है। अब HRA एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कई बार इग्नोर कर रहे हैं। किसको? HRA को। एक क्वेश्चन आया है कि अगर रेंटे कार कर रहे हैं तो कमर्शियल नंबर इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर कि नहीं? नहीं इंपॉर्टेंट है जी, कमर्शियल कार के अंदर नहीं इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हमने नहीं इंपॉर्टेंट इस केस के अंदर HRA एज पर द रूल्स। अब HRA का मतलब हुआ कि आप जो सैलरी ले रहे हो कंपनी से, एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है इसके अंदर। जिस सिटी के अंदर आपकी कंपनी का ऑफिस है, अगर उस सिटी में आपका अपना खुद का रेजिडेंशियल घर नहीं है, और वहां पर आप किराए पर रहते हो, आपका खुद का रेजिडेंशियल किसी दूसरी सिटी के अंदर है, और आप जॉब करने के लिए किसी दूसरी सिटी के अंदर आए हुए हो, तो उस केस के अंदर HRA की डिडक्शन मिल जाती है। तो उस सिटी में जो भी आप किराया, रेंट पे करते हो ना, जहाँ पे रहते हो, जैसे बहुत सारे मेरे जानकार दोस्त हैं, उनका वैसे घर दिल्ली में है, लेकिन फैक्ट्री उनकी जो है वो गुजरात की वेरावल में है, वेरावल में रहते हैं, वेरावल में प्लांट है, प्लांट में रहते हैं। तो प्लांट में रहते हैं, वहां पर जगह किराए पर ली हुई है, तो उसका जो रेंट है ना वो डिडक्शन की फॉर्म के अंदर मिल जाता है, इवन दो उनका अपना खुद का रेजिडेंशियल घर है। तो कितना मिलता है? 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर वो अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी, और एक्चुअल HRA रिसीव्ड। इन तीनों में से जो मिनिमम होता है, ये चलो कैलकुलेशन है, ये तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेगा। बट द पॉइंट हियर इज कि जो सैलरी का ब्रेकअप आप बना रहे हो ना,
उसके अंदर एचआरए का पोर्शन होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितनी बेसिक सैलरी है उसका 50%, ताकि वो जो एक्चुअल रेंट की पेमेंट होगी वो एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सको। पता नहीं करते कि नहीं करते। इसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग शीट बना के डीप डाइव करके देखना होगा कि आप ये डिडक्शन ले रहे हो, ये रेंट जाना किसको है, किसको जाना है रेंट। जैसे बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ में रहते हैं और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सारी पेरेंट्स के नाम पर है, और अब पेरेंट्स भी 18 साल से बड़े, नेचुरली आप भी 18 साल से बड़े, नेचुरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें लीगली कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को रेंट देते हो, वो एचआरए की डेफिनेशन में काउंट होगा। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? पेरेंट्स के नाम पे है। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जाती, नील की रिटर्न जाती है, तो वो इनकम ही नहीं है, थोड़ी बहुत पेंशन इनकम है। अगर मदर के नाम पे रजिस्ट्री है, फादर के नाम पे रजिस्ट्री है, तो घर, अदरवाइज अंकल के नाम पे रजिस्ट्री है, आंटी के नाम पर है, जिसके नाम पर भी है, तो आपको एचआरए का अमाउंट क्लेम करना चाहिए उसके अंदर। जेन्यून है भाई, रह रहे हो आप वहां पे, पैसे भी पैसे देते हो उनको, सपोर्ट करते ही हो, देते नहीं हो हर महीने, देते हो, राइट। जो कंट्रीब्यूट करते हो तो उसको लीगल चैनल के अंदर आ गया ना, चेक से पेमेंट हो गई, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। थोड़ा डीप जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एरिया शायद मैं मिस कर रहा था। आपको लगा मेरा तो रेजिडेंशियल घर अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस स्टेट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसमें तो नहीं है ना आपका। तो वहां पर एचआरए का पॉइंट आपको देखने की जरूरत है, बहुत डीप डाइव करके प्रॉपर प्लान कर लेना। साथ में क्या है, साथ में पता क्या है, साथ में ना अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है जिसका नाम है लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपने अपना घर बनाया, आपने अपना घर बनाया और वो दूसरी सिटी के अंदर है, और आपने वो वाला घर जो है वो किराए पर दे दिया, वो रेंट पर ही दे दिया, मतलब वो आपकी रेंटल इनकम जनरेट करने के हिसाब से है। उसमें से माइनस कर दो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, या वहां का जो हाउस टैक्स पे किया वो माइनस कर दो, तो एक नेट फिगर आ जाएगी। माइनस जो आपने लोन ले रखा है ना उसके ऊपर, वो सारा का सारा इंटरेस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। बाकी जो आ जाएगा वो लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने जनरेट किया, प्रॉपर्टी तैयार हो गई है, किराए पर दे दिया आपने मार्केट रेट के हिसाब से। ओके, तो उस तरह से रेंट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, और वो सारे के सारे इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल गई है। ये लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट हो जाता है। उतनी सैलरी कम हो गई, टैक्स आपका बच गया। अगर उधर से आप एचआरए नहीं भी ले रहे थे, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिस सिटी के अंदर आप रहते हो, तो वहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको पता है 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। वो बन जाता है लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, जो कि सैलरी में से एडजस्ट हो जाएगा। पॉइंट नोट कर लो, अपने कंसल्टेंट से बात करके समझना कि आपकी सैलरी के ब्रेकअप के अंदर ये वाला एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो यूटिलाइज करो, इग्नोर कैसे कर सकते हो। 80C तो एकदम फेवरेट सेक्शन है टैक्स प्लानिंग करने के लिए। आप क्या कर रहे हो, कोई पीपीएफ है, कोई 5 साल या उससे ज्यादा की अगर एफडी कराई जाए, 5 साल से ज्यादा की एफडी कराई जाए, तो वो डिडक्शन मिल जाती है उसकी। कई बार क्या होता है कि कई बिजनेस ओनर जो डायरेक्टर सैलरी ले रहे हैं, तो उनके पास ना एक 9 मंथ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन होती है। वो जब अपना सेफ फंड क्रिएट करते हैं ना, हालांकि आप क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, जाने जो मर्जी करते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब 25% सेफ की प्लानिंग करते हो, तो कभी कभी बीच में जो आपके पर्सनल नेटवर्क के अंदर पैसे आते हैं, तो उसको आप एफडी में डाल देते हो कई बार। तो आप एफडी का पीरियड 5 ईयर का कर दो। अगर आप एफडी का पीरियड 5 ईयर तक कर दोगे तो वो 80C की डिडक्शन में एलिजिबल हो जाएगा। 5 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। सेफ का सेफ फंड इकट्ठा हो गया, प्लस टैक्स का बेनिफिट मिल गया, वो अलग से मिल गया, और आपकी वेल्थ की प्लानिंग हो गई। इसके अलावा चिल्ड्रन के, बच्चों के स्कूल की फीस की जो आपको रिडक्शन मिलती है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, वो सारी की सारी अप टू 1,50,000 रिडक्शन मिलती है। मैंने कई बार लोगों की टैक्स प्लानिंग शीट देखी है, तो वहां देखा है वो इसको भी मिस कर जाते हैं।
वो इसको भी मिस कर जाते हैं और लास्ट मिनट के ऊपर, एकदम लास्ट मिनट के ऊपर, इधर 31 मार्च आई पड़ी है और कहते चेक से क्लियर नहीं होगा, चलो पीपीएफ कैश में जमा कराओ, नहीं तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा, 25 तारीख के बाद पीपीएफ वाले पैसे लेते नहीं है, मारधाड़ मची रहती है। भाई इसको पहले से ही सिस्टमेटिक प्लान कर लो ना, जब आपको पता है कि 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको टाइम पर कर लिया करो। मेरे तो एक जानकार दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो तो अप्रैल के महीने के अंदर ही पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा करा देते हैं, बाद ही खत्म, चक्कर ही खत्म। कहते पूरे साल का ब्याज मिलेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा, फिर अप्रैल का महीना आएगा, फिर पैसे जमा करा देंगे उसके अंदर। तो डिसिप्लिन वाली बात है, डिसिप्लिन वाली बात है। अब 80CCD में 50,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है नेशनल पेंशन स्कीम की। तो आप जब अपने सेफ फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1.5 लाख पीपीएफ में डालते हो, तो 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी निकाल दो, तो हो गया कम हो गई ना टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म सेविंग भी होती चली जा रही है और आपकी टैक्स लायबिलिटी एडिशनल, यानी कि 1.5 लाख रुपए तो 80C का था, 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम का है। अब और ले लो इसके ऊपर, ऐसा है 10% जो 10% ऑफ द सैलरी का जो हिस्सा है ना, जो इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, वो इनकम में काउंट नहीं होता। दोबारा समझते हैं कि एनपीएस में एक तो एज ए एम्प्लॉई आपने 50,000 रुपये जमा करा दिए, कहाँ जमा करा दिए, एनपीएस के अंदर। अब ना एनपीएस के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस के अंदर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो आपकी सैलरी को 10% तक वो आपकी इनकम ही काउंट नहीं होती। कंपनी के अंदर तो एक्सपेंस मिल गया अंडर द हेड सैलरी कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जी एम्प्लॉय के लिए एनपीएस का, एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म सेविंग हो गई क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, और वो टैक्सेबल ही नहीं है, तो कितना बड़ा अमाउंट आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मात्र मात्र 1.5 लाख रुपए तक एटीसी ले रहे थे, अब 50,000 रुपये और पकड़ो एनपीएस की, और 10% ऑफ सैलरी और पकड़ो और पकड़ो, आ गया ना बड़ा हिस्सा हो गया। मान लीजिए 12 लाख रुपए की अगर सैलरी है तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए टैक्स फ्री इनकम आपके हाथ में आ गई। 24 लाख की सैलरी है तो 2,40,000 रुपए टैक्स फ्री इनकम आपके हाथ में आ गई। 2,40,000 रुपए कितना हो गया, 1.5 लाख एक लिया आपने, 50 एक लिया, 2,00,000, 2,40,000 एक लिया, कितना होगा 4,40,000। तो ये वाला पॉइंट कैसे मिस कर दिया आपने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू दी नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये पैसे मैं कहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ, आपका जो 25% वाला हिस्सा है ना नेटवर्क का, जिसको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वेल्थ क्रिएशन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से जोड़ने हैं, ये पैसे ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से ही होते चले जा रहे हैं और आप अपनी टेंशन फ्री, डेप्ट फ्री और कैश रिच लाइफ को लीड कर रहे हो, कैश रिच लाइफ को लीड कर रहे हो। इसीलिए मैं आज का ये सेशन लेकर आया कि ये छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान ही नहीं दे रहे ना इसके ऊपर। बस क्या रहा है, जितनी डायरेक्टर सैलरी आई सिंगल हेड के अंदर उसके ऊपर 30% टैक्स जमा करा दिया और वो कर दिया। बीच में ये सारी चीजों की प्लानिंग कौन करेगा, और फिर वो आई हुई सैलरी में से जब आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर और टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो मिल रहा है उसको ले लो ना। करेक्ट, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेडिक्लेम का जो प्रीमियम पे करते हो आप उसके ऊपर 25,000 तक की रिडक्शन मिलती है। पेरेंट्स का जो हम पे करते हैं, पेरेंट्स का बिल्कुल पे करना चाहिए, उसको उनको हम टेक केयर करते हैं, तो उनके लिए कितनी लिमिट है, 50,000 रुपए की, उसके लिए 50,000 रुपए की लिमिट। ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये लो जी, यहाँ पे आ गया पेरेंट्स के मेडिक्लेम के ऊपर 50,000, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25 आपका, 50 पेरेंट का, जो प्रीमियम पे किया 75,000 रुपीज 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, 25 आपके 50 आपके पेरेंट्स की। अच्छा अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल से ऊपर के हैं, तो उस केस में उनके नाम पे अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं भी है और उनके मेडिकल के ऊपर जो खर्चा आप करते हो, तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया कि 80 साल या उससे ऊपर के पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो 50,000 रुपए और डिडक्शन आपको मिल जाएगी टुवर्ड्स दी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दी हेल्थ ऑफ दी पेरेंट्स अबव 80 ईयर्स। तो ये नहीं क्लेम कर रहे थे। उसके अलावा ना कुछ स्पेसिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर
जो खर्चा हो गया, ये 8 तरह की चीजें बता रखी है। भगवान ना करे अगर इसके ऊपर कोई खर्चा करना पड़ जाए तो ठीक है, मतलब सेल्फ और फैमिली है तो 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन है फैमिली के अंदर, उनके ऊपर एक्चुअल खर्चा किया आपने तो 1 लाख रुपए तक की ये भी डिडक्शन माइनस हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई इस बार तो पता क्या हुआ, मेडिकल की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वहां पर ये खर्चा मिल गया, ऊपर से गवर्नमेंट वाला टैक्स कट जाता है, टीडीएस कट जाता है, सैलरी पे इतना टीडीएस कटता है, हाथ पल्ले कुछ आता नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर इस तरह के खर्चों में खर्चा डल गया है तो आपको वो डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए ना, क्लेम करनी चाहिए। ये कौन सा सेक्शन है, 80D, D, B के अंदर ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अच्छा, कोई हैंडीकैप फैमिली में हो या सेल्फ हैंडीकैप हो तो उसको 75,000 से लेके 1,25,000 रुपए का इनकम में से माइनस होता है, ये भी डिडक्शन मिलती है, उसको 80U की डिडक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन लोन अगर बच्चों के लिए लिया हुआ है, आजकल पढ़े जा रहे हैं ना बच्चे, कनाडा अमेरिका जा रहे हैं वहां नहीं है, ठीक है, एजुकेशन है ना, एजुकेशन लोन ले रहे हो आप, यस 80E सेक्शन है। तो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया हुआ है और जो उसके ऊपर रीपेमेंट जब स्टार्ट हो जाती है, ईएमआई लग जाती है, रीपेमेंट स्टार्ट हो जाती है, जितना भी इंटरेस्ट है, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, वो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया गया है वो सारा का सारा इंटरेस्ट डिडक्टिबल है। कई लोगों को पता ही नहीं था, वो कर ही नहीं रहे थे, बच्चे चले गए पढ़ाई कर रहे हैं आगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया इसका। बैंकों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर, जो ऐड हो गया सेविंग अकाउंट के ऊपर, वो सेविंग का इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, लेकिन अप टू 10,000 वो तो डिडक्शन मिल जाती है उसकी 80 TTA के अंदर। बैंक से मिले हुए इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है। और ये देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसको ना सभी लोग मिस कर गए हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग मिस कर गए हैं। एक ना सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है 80GGC। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब कंट्रीब्यूशन देते हो ना, चेक से कंट्रीब्यूशन देते हो चेक से, आजकल तो बहुत सारे लोग बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में अटैच है। पीछे इलेक्शन हो रहे थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और आप दिल जान से लगे हुए थे सपोर्ट करने के लिए, फ्रंट पे कर रहे थे सपोर्ट, बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे थे, ज्यादातर तो बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे थे, चुपचाप डाइनिंग टेबल के ऊपर सुबह के नाश्ते में और रात के डिनर के अंदर पॉलिटिकल बातें ही तो हो रही थी, इस पार्टी को जीतना चाहिए, इसको नहीं जीतना चाहिए, ये ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है। तो कुछ लोगों ने जज्बाती होकर कंट्रीब्यूट भी किया था, करते ही है। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ से अपना फंड अरेंज करेंगी? एक्चुअल जो पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसे आपने चेक काट के दिए थे ना, वो सारे के सारे इनकम में से डिडक्टिबल है। अब आप ऐसा मत करना कि उनको चेक देके कैश वापस ले लो, तो ये तो एथिकली गलत हो जाएगा। पर ऐसा भी लोग करते हैं, पर करना नहीं चाहिए क्योंकि पकड़े जाते हैं। लेकिन पॉइंट तो बड़ा क्लियर है ना कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी को चेक से पेमेंट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, जिसको इग्नोर करके बैठे हुए थे आप, उसकी भी डिडक्शन मिलती है, वो इनकम में से माइनस हो जाता है। 80 कितना सारा, 5 लाख तो 5 लाख, 1 लाख तो 1 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, 7 लाख तो 7 लाख, जो आपके पास आई पेमेंट दिया उसको वो माइनस हो जाता है। देखो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने बेनिफिट के लिए कितना बढ़िया बनाया, कहते पे करो हमें आपको इनकम टैक्स भी देना है इसके ऊपर, ले लो, संसद में ये पास हो गया। अब कानून है तो है, वो मैंने आपको बताया, अब आपकी अवेयरनेस में नहीं था, अब आ गया, अब मैंने आपको बताया, अवेयर करा दिया मैंने आपको। अब इसको किस तरह से आप यूटिलाइज करने वाले हो वो आप प्लान करो, किस तरह से यूटिलाइज करोगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आपका आ गया डोनेशन। ये आपको मालूम है कि जैसे मैं भी 6 जार सिस्टम के अंदर आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपनी टोटल इनफ्लो का 10% आपको दसवंध यानी कि चैरिटी करनी चाहिए। चलो 5% कर लो, 55% नेसेसिटी है तो 5% डोनेशन है, 5 से 10 हो गया ना। तो जो डोनेशन भी आप पे करते हो ना वो इनकम डिडक्टिबल है। तो जब भी आप डोनेशन पे करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसकी एक रिसिप्ट आती है, 80G का सर्टिफिकेट आता है, वो जरूर ले लिया करो। साल के बाद एक सर्टिफिकेट आ जाता है, वो ले लो, नहीं तो पेमेंट करते समय उसकी रसीद आती है, वो ले लो। तो ये आपकी इनकम में से डिडक्ट होती है, ठीक है, कंट्रीब्यूट भी किया और टैक्स भी बच गया, दैट्स फाइन। ये आपको करना चाहिए, इग्नोर कर दिया, इग्नोर हो रहा है ये सब चीजें, इग्नोर नहीं करना इन सब चीजों को, ये बहुत ध्यान रखना है। अब ये देखो एक छोटा सा सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 87 है। अगर सारी डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद आपकी इनकम 5 लाख से नीचे हो गई है, 5 लाख से नीचे हो गई है इनकम, तो आपको ना 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि 12,500 रुपए तक की प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिल जाती है।
इनकम 5 लाख तक की हो तो 5 लाख तक को टैक्स नहीं देना। यानी कि इन सभी डिडक्शन को अगर आप ऐड करना शुरू करोगे ना, तो 16 लाख रुपए जो साल की सैलरी आती है उस पे जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि हमने सारी जगह पे प्लान क्लून करके कर दिया। और इनकम हो गई नीचे 5 लाख से, और 5 लाख से नीचे वैसे ही 12,500 रुपए की अप टू 5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अंदर। अब जो सैलरी आपके पास आ रही है, इन हैंड फ्रीली अवेलेबल है, अब जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो ना फर्दर, अगर सिंपल एफडी में करवा दोगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। तो आपको ये भी देखना है कि जो सैलरी इनकम मिलती है उसको इन्वेस्ट करते हो तो ऐसी जगह पे किया करो जहां पर टैक्स फ्री इनकम जनरेट हो। जैसे कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होता है, पीपीएफ का टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी के अंदर, तो इक्विटी के अंदर अब आपके पास शेयर होल्डिंग है, आप उसको बेच ही नहीं रहे हो, जब तक नहीं बेचोगे उसका एप्रिसिएशन भी होगा मार्केट के हिसाब से, वो टैक्स ही नहीं लगेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म के अंदर चला गया और आपने सेल कर दिया, आपके उसके ऊपर जो कैपिटल गेन हुआ अप टू 1 लाख रुपीज तक के कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर भी टैक्स कितना लगता है, 10% का। शॉर्ट टर्म होगा तो भी 15% का लगेगा। यानी कि नॉर्मल वाली इनकम जनरेट करने की जगह इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो, आप किसी प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसके आप ओनर बनते हो, शेयर होल्डर बनते हो। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से आपने प्लान करनी है कि टैक्स फ्री इनकम वाली जनरेशन आपकी होती चली जाए। कोई आपको मुझसे 1-to-1 करना है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया है या कुछ आपको लगता है, तो मैं नंबर भी आपको दे रहा हूँ। उपासना को ना 9818858498 के ऊपर व्हाट्सएप कर दिया करो, वो आपके साथ मेरी 1-to-1 भी शेड्यूल कर देगी। वी कैन डू दैट। बेसिकली कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 1-to-1 के अंदर करना चाहते हो तो वो कर लिया करो, वो कर लिया करो। तो अब मुझे बताओ, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैक्सिमाइज करने के लिए सैलरी को, यानी कि 16, 17, 18 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है जब आप इन सब डिडक्शन को तरीके से प्रॉपरली क्लेम करते हो। ये टैक्स प्लानिंग का पूरा हिस्सा है। आज का सेशन लाने का एकमात्र और सबसे बड़ा कारण ये था, आपको मैं अवेयरनेस के अंदर लेकर आऊं। कैलकुलेटर मैंने आपको दे दिया, jsa.net.in पे जाके कैलकुलेटर के ऊपर अपनी फिगर डालते जाओ, भी कितनी सैलरी करेंगे तो कितनी डिडक्शन करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, jsa.net.in की बात कर रहा हूँ आपसे। लेट मी शो यू, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो दोबारा बता देता हूँ। लेट मी शो यू हियर दिस वन, jsa.net.in। ये jsa ऑनलाइन नहीं है, jsa ऑनलाइन नहीं है, jsa.net.in है। यहाँ पे नॉलेज बैंक के अंदर मैंने क्या दिया आपको, कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के अंदर टैक्स कैलकुलेटर था, तो कितना हैंडी हो गया आपके लिए। बस यहाँ पे फिगर्स डालो, कैलकुलेटर पे क्लिक करो, आपको एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगी। क्योंकि आप मुझे बार बार कहते थे ना कि जब मतलब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जमा घटा कैसे करेंगे, कैलकुलेटर भी आपको दे दिया। पर्पस क्या है आज के सेशन का, आप बिजनेस ओनर है, कंपनी में डायरेक्टर है, आपकी सैलरी मिल रही है, प्लान कर लो। आप इम्प्लॉई है, आपको सैलरी मिल रही है, ये सारे के सारे हेड्स मैंने आपको दे दिए। एक बार बैठ के तरीके से प्लान कर लो, सब्सटेंशियल टैक्स आप अपना बचा सकते हो। 16 लाख रुपए तक की टैक्स सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कैलकुलेटर में डाल के आप उसको बना सकते हो। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। और मुझे साथ के साथ ये भी बता दो, जो लोग मुझे लाइव हैं, ये आज का सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा। मैं इस तरह के सेशन और लेकर आऊं जिसके अंदर टैक्स प्लानिंग का कुछ पार्ट जैसे मैंने बताया, या अपने कोर जो एस्पेक्ट है कैश फ्लो के अंदर, उसी के अंदर वो डीप डाइव करते रहे। पहले तो ये बताओ कि आज के सेशन में डिड यू गेट द वैल्यू, डिड यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ ऐसा था जो आपको वैल्यू क्रिएट हुआ, बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। Yes, those who are live with me. So was this a session adding some value in your life? तो मुझे फीडबैक चाहिए आज के सेशन का, क्योंकि ये सेशन ना मैं लेकर आया हूँ। वन ऑफ दी जेएसए ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन इस टॉपिक के ऊपर भी ना एक सेशन बनाओ और हमें बताओ, क्योंकि हाँ ये ना इग्नोरेंट एरिया है, तो आपको ना करना चाहिए इसके ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही तो जेएसए ऑनलाइन चल रहा है।
आपके फीडबैक के द्वारा ही तो ये सैटरडे सेशन की जो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डीप डाइव स्टडी करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से चीजें लेकर आता हूँ, और आप जैसे जैसे कह रहे हो ना, मैं एग्जैक्टली वैसे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप यूनिवर्स हो मेरे लिए, आप मेरे लिए यूनिवर्स हो, और यूनिवर्स का आदेश तो पूरा पूरा आदेश है, लिविंग लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट। और जैसे जैसे आप मुझे फीडबैक देते जाओगे, जो जो करने के लिए करते जाओगे, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, बज रहा हूँ आपके लिए ना, मैं करता रहूंगा ये सारी की सारी चीजें। चलो चेक कर लेते हैं वैल्यू मिली कि नहीं मिली। के वैष्णु जी, इट डिड गिव वैल्यू, ओके थैंक यू सदानंद जी, वैल्यूएबल, थैंक यू अरविंद गारा जी, जगमोहन जी, अनदर वैल्यूएबल सेशन टुडे, थैंक यू अरविंद जी, सुशील धवन जी, ग्रेट सेशन, राजकुमार सबरवाल जी, ग्रेट, इट्स टू मच वैल्यूएबल, जगमोहन जी, डॉक्टर संजय, ओके थैंक यू, ओके राइट। तो ठीक है, जस्टिफाई हो गया है टाइम, और आपने ना आज के सेशन से वैल्यू लिया। मेरी कमिटमेंट क्या है, और वैल्यूएबल सेशन में आपके लिए हर सैटरडे लेकर आता रहूंगा। टिल दैट टाइम, हैव अ ग्रेट 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 टाइम अहेड एंड एंजॉय योर लाइफ। सी यू वंस अगेन नेक्स्ट सैटरडे, बाय। सजेशन आ गई है, सजेशन आ गई है, कम विद सक्सेशन प्लान, हाँ यस, देखिए सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर ना मुझे काफी लोगों ने बोला है, लेकिन मैं एक पूरा एकदम एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन अभी तक मैंने दिया नहीं था, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मेरे पास है, तो मैं इस हफ्ते उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है महेश्वरी जी, पूरा सिंप्लीफाई करके सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर लेकर आता हूँ। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ना फैमिली की हैप्पीनेस छुपी हुई है। चाचे मामे ताए भाई बहन सारे आपस में जुड़े हैं, इतना प्यार है, राखी और होली पे सारे मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि खटखट 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 इतने सालों का प्यार जो है वो नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर डीड ना बने होने की वजह से, प्रॉपर क्लैरिटी ना होने की वजह से। और मैं जैसे पर्सनली करता हूँ बिजनेस ओनर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, तो आपके लिए मैं ग्रुप के लिए लेके आ रहा हूँ सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर योर सजेशन के महेश्वरी जी, आई विल डू इट बाय, थैंक यू।